आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अविश्वसनीय लेकिन बिल्कुल सच्ची कहानी। ये कहानी है साल 1829 की, एक कैदी जहाज साइप्रस की, और उस पर हुई एक ऐसी बगावत की जिसने कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, उन्हें दो बिल्कुल अलग और खतरनाक रास्तों पर भेजकर। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये असल में एक कैदी फर्गसन के शब्द हैं, जो उसने बगावत शुरू करने से ठीक पहले कहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वो लोग जा कहाँ रहे थे। साइप्रस जहाज की मंजिल थी मैक्वेरी हार्बर, लेकिन कैदियों के बीच इसका एक और नाम था, नरक का दरवाजा। और यकीन मानिए, ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि उस जगह की हकीकत का एकदम सटीक बयान था। तो ये मैक्वेरी हार्बर था क्या भला? सोचिए, एक ऐसी जेल जहां सबसे खूंखार अपराधियों को भेजा जाता था। यहां अनुशासन का मतलब था क्रूरता की सारी हदें पार कर देना। हालात इतने इतने ज्यादा बुरे थे कि कैदी अक्सर मौत को जिंदगी से बेहतर समझने लगते थे। यहां से भागना तो नामुमकिन था ही, लौटना उससे भी मुश्किल था। जरा सोच कर देखिए यहाँ की जिंदगी, एक कभी ना खत्म होने वाला बुरा सपना। सुबह से शाम तक ऐसा काम जो शरीर को तोड़ दे। जरा सी गलती हुई नहीं कि पीठ पर कोड़े बरसने लगते थे। कैदी हमेशा भूखे रहते, जंजीरों में जकड़े हुए। मानसिक पीड़ा का आलम यह था कि लोग आत्महत्या कर लेते थे। कुछ तो सिर्फ अदालत पहुंचने के लिए एक दूसरे को मार डालते थे, भले ही इसका अंजाम फांसी क्यों न हो। इस जगह की हैवानियत का अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। एक बार एक विजिटर ने दूर झाड़ियों में कुछ रेंगता हुआ देखा। उसे लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा कनखजूरा है, लेकिन जब वो पास गया तो उसके होश उड़ गए। वो कैदियों की एक लाइन थी जो एक दूसरे से जंजीरों में बंधे अपनी पीठ पर लकड़ी का एक भारी लट्ठा ढो रहे थे। इसी नरक में साइप्रस जहाज 31 कैदियों को लेकर जा रहा था। अब आप ही सोचिए, जब आपके सामने ऐसी किस्मत हो तो कोई भी हताश कदम उठाने लायक लगने लगता है ना। और बस इसी हताशा से पैदा हुई एक दुस्साहसी योजना, जहाज पर ही कब्जा कर लेने की। फर्गसन, जो पहले भी मैक्वेरी हार्बर की वो जहन्नुम देख चुका था, उसने बाकी कैदियों को यही बात समझाई, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। उन्होंने 6 बार कोशिश की और 6 बार उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। पर फिर एक ऐसा मौका आया जिसे वो गंवा नहीं सकते थे। बगावत का प्लान बहुत तेज और चालाकी से बनाया गया था। जैसे ही इंचार्ज लेफ्टिनेंट केरू मछली पकड़ने जहाज से नीचे उतरे, फर्ग्यूसन ने मौके का फायदा उठा लिया। उन्होंने सबसे पहले डेक पर मौजूद 2 संतरियों को काबू किया, नीचे जाने का रास्ता बंद किया और फिर एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने नीचे फंसे सैनिकों पर उबलता हुआ पानी डालना शुरू कर दिया, जिससे वो इतना घबरा गए कि उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया। और इस तरह 31 में से 18 कैदियों ने मौत के इंतजार के बजाय आज़ादी के लिए लड़ना चुना। उन्होंने जहाज, उस पर मौजूद सारे हथियार और राशन, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बागियों ने लेफ्टिनेंट केरू, उनके परिवार, सैनिकों और उन 13 कैदियों को जिन्होंने बगावत में शामिल होने से मना कर दिया था, एक छोटी नाव में बिठाया और एक सुनसान किनारे पर छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत राशन भी दिया और फिर अपनी नई अनिश्चित आज़ादी की तरफ निकल पड़े। और यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। अब हमारे पास 2 ग्रुप है जिनकी किस्मतें हमेशा के लिए अलग हो चुकी थीं, और दोनों ही अब अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ वो लोग जो एक वीरान तट पर फंसे थे, जिनका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना। और दूसरी तरफ वो आजाद कैदी जो खुले समंदर में थे और एक नई जिंदगी की तलाश में दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंचने का सपना देख रहे थे। तो चलिए पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। उनकी हालत बस पूछिए मत। 40 से ज्यादा लोग और खाने के नाम पर बस थोड़ा सा राशन, और सामने मीलों तक फैला हुआ एक अनजान जंगल। उनकी उम्मीद बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। लेकिन जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक ऐसा हीरो सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पॉप जॉय, जो खुद एक कैदी था, उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने पेड़ों की टहनियों और जहाज के फटे पुराने कपड़ों से एक नाव बनाने का नामुमकिन सा फैसला किया। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और ठीक उसी समय हजारों मील दूर समंदर में बागियों का सफर किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं था। वो प्रशांत महासागर पार करके जापान पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने अपना रास्ता अलग कर लिया। यहीं पर लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव आया।
स्वॉलो नाम का एक बहुत ही चालाक और अनुभवी नाविक जो खुद एक कैदी था, उसने कमान संभाली और जहाज को चीन की तरफ मोड़ दिया। उसके दिमाग में एक और भी बड़ी योजना चल रही थी। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों मील दूर लंदन में इन बागियों का लंबा सफर किस्मत के एक ऐसे खेल से टकराने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। स्वॉलो का प्लान जीनियस था और उतना ही दुस्साहसी। उसने साइप्रस जहाज को डुबो दिया, एक छोटी नाव का इंतजाम किया और अपने साथियों के साथ खुद को ऐसे पेश किया जैसे वो बेचारे नाविक हैं जिनका जहाज टूट गया है। उसने अपना नाम कैप्टन वॉल्ड्रन बताया और इस झूठी कहानी के दम पर इंग्लैंड वापस जाने का फ्री पास हासिल कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लंदन पहुंचते ही एक के बाद एक 3 ऐसी चीजें हुईं जिन्होंने सारा खेल पलट दिया। पहला, पॉप जॉय, जिसे अपनी बहादुरी के लिए माफी मिल चुकी थी, उसे भीख मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा, उसने अदालत में अपनी पूरी कहानी सुनाई जो अखबारों में छप गई। और तीसरा, होबार्ट टाउन का एक पुराना जेलर मिस्टर कैपॉन इत्तेफाक से वही अखबार पढ़कर अदालत पहुंच गया। और जैसे ही मिस्टर केपॉन ने स्वॉलो और उसके साथियों को देखा, उसने उन्हें 1 सेकंड में पहचान लिया। बस एक नजर ही काफी थी। उनका सारा झूठ पकड़ा गया और उनकी 2 साल लंबी आजादी वहीं खत्म हो गई। तो आखिर में इन लोगों का क्या हुआ? इस कहानी का अंत भी इसकी शुरुआत जितना ही नाटकीय और दुखद है, जो हमें हीरो और विद्रोही दोनों की किस्मत के बारे में बहुत कुछ बताता है। बागियों का अंजाम बहुत कठोर था। 2 को लंदन में फांसी दे दी गई, एक और को होबार्ट में। और स्वॉलो, वो चालाक लीडर जिसने उन्हें पूरी दुनिया घुमाई, उसे बाकी लोगों के साथ उम्र कैद की सजा सुनाकर वापस उसी नरक मैक्वेरी हार्बर भेज दिया गया जहां से वो भागा था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना सामने आती है। स्वॉलो, वो बागी जिसने आजादी के लिए दुनिया का चक्कर लगा लिया, वो वापस उन्हीं जंजीरों में मर गया। और पॉप जॉय, वो हीरो जिसने सबकी जान बचाई, उसे माफी तो मिली, लेकिन सरकार से पेंशन मिलने से ठीक पहले एक जहाज डूबने की घटना में उसकी मौत हो गई। उसे अपनी बहादुरी का इनाम कभी नहीं मिल पाया। तो आखिर में ये सवाल हमारे पास रह जाता है, क्या फर्ग्यूसन और स्वॉलो जैसे लोग विलन थे, या पॉप जॉय जैसा एक गुमनाम हीरो ही असली नायक था, या फिर शायद असली विलन तो वो क्रूर सिस्टम ही था जिसने इन लोगों को ऐसे हताश कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? ये सोचने वाली बात है ना।